Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is about biology class 9th, and we will start from chapter number 8, nutrition. This chapter is very important. Chapter number 8 and 9, the last two chapters of biology, these chapters are very important because two long questions are set, almost 2 or 1.5 long questions are set in question paper, and 5 short questions are included in question paper of Federal Board of Intermediate and Secondary Education. Therefore, we will start. What about nutrition? First of all, we will define nutrition. First 3 lines are the definition of nutrition. First is the process in which food is obtained or prepared, absorbed and converted into body substances for growth and energy is called nutrition. न्यूट्रिशन ये है कि जब हम फूड खाते हैं, कोई भी चीज़ हम ईट करते हैं, खाते हैं कोई भी चीज़, तो वो हमारी बॉडी की नशो नुमा करती है, हमारी बॉडी को ग्रो करती है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एंड यूजेस फॉर एनर्जी और फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स. न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड्स होंगे जो हमारी बॉडी ऑब्टेन करती है, फूड के ज़रिए हम उसको ऑब्टेन करते हैं और फिर उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो इसी फूड की वजह से होता है. या फिर हम जितनी मूवमेंट करते हैं, जितने भी हमारे फंक्शन है बॉडी के, वो सारे उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. फिर देखिए 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं. एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक. वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें ना, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि वो प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं. जिस तरह हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये हेट्रोट्रॉफ हैं. तो ये इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ ये क्वेश्चन आता है. तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्राम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयर देयर फूड विच इज़ देन यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. और सेकंड है कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. तो ऑटोट्रॉफिक वो होंगे जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर और मिनरल्स एयर से लेंगे, एयर से और अर्थ से लेंगे और अपनी फूड बनाएंगे. वो ऑटोट्रॉफिक होंगे. हेट्रोट्रॉफिक वो होंगे जो अपनी फूड दूसरों से लेते हैं. दूसरों मीन प्लांट से जो लेंगे उसे हम हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे. फिर मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स को बहुत सारे जो है मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए. कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. तो इसमें 2 किस्म के हैं. एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इनमें आ जाएगा कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम. जो प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हों वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को लेस क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो. अब अगर माइक्रो करा लिया, माइक्रो का मतलब है छोटा, स्मॉल, कि जिन वो प्लांट्स के वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे. और वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है बोरान, आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, जिंक. ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे. फिर ये टेबल है रोल. इन सब न्यूट्रिएंट्स का प्लांट की लाइफ में क्या रोल है. देखिए पहले स्टार्ट में सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फ़र है, कैल्शियम है. मेन रोल इनका प्लांट की ग्रोथ है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है. प्लांट्स में या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो ये एंजाइम जब एक्टिवेट होंगे तो फिर बॉडी ग्रो करेगी और वो स्ट्रांग या मजबूत होगी. तो फास्फोरस में देखें क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम्स. और ये नेसेसरी किस लिए होते हैं, फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन बनाते हैं. ये फास्फोरस साथ सीड को जर्मिनेट करने की, सीड जब ग्रो करते हैं ना तो उसकी जो जर्मिनेशन होती है उसमें फास्फोरस हेल्प करती है. फिर पोटाशियम क्या करती है, ये स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं, उनकी ओपनिंग को और क्लोजिंग को.
और फिर जिससे वाटर जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो जो एवापोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, वो रुक जाती है, तो वाटर का जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है। तीसरा सल्फ़र है, ये प्रोटीन के अंदर भी होता है, वाइटामिन के अंदर भी और एंजाइम्स के अंदर भी। और कैल्शियम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लांट की सेल वाल होती है उसको कैल्शियम से बनी होती है, फिर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और फिर वाटर मूवमेंट, सेल के अंदर वाटर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनमें आयरन है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम ये एंजाइम का एक कंपोनेंट है और रिड्यूस करता है नाइट्रेट को, किसमें, अमोनिया में। और बिल्डिंग अमाइनो एसिड, जिससे प्रोटीन बनती हैं, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, जिससे अमाइनो एसिड हैं जिनसे प्रोटीन बनती हैं, उनको ये बॉडी में बिल्ड करता है, प्लांट्स की बॉडी में। और बोरान है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेल डिवीज़न के लिए और एंजाइम को बनाने के लिए। कॉपर ये एंजाइम्स का कंपोनेंट है, एंजाइम्स जो है वो कॉपर पे बेस करते हैं। मैंगनीज़ ये एंजाइम एक्टिविटी को जो है वो इनहेंस करता है। उसके साथ रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन की टूट फूट, नाइट्रोजन का बनना और टूटना, उसमें ये हेल्प करता है। जिंक ये नंबर ऑफ़ एंजाइम्स को रिक्वायर्ड जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ़ एंजाइम्स जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि एंजाइम्स को बनाने के लिए। क्लोरीन ये ऑस्मोसिस ऑफ वाटर की ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व होता है। और निकल जो है ये नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ, जितने भी हम ये खाद या फर्टिलाइज़र देते हैं ना, कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र होती हैं, जिस तरह ये गोबर हो गया, गाय भैंस का गोबर हो गया, या ये प्लांट्स पत्ते जो गिरते हैं इनका वेस्ट मटीरियल हो गया, तो इनके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन कम हो और उसको जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र भी ना मिले, तो आजकल जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रियाँ बनी हुई हैं, खाद की सनतें बनी हुई हैं, वहाँ पे खाद तैयार करते हैं, लेकिन उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन होना चाहिए। फिर आ गया रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, कि नाइट्रोजन का क्या रोल है प्लांट में। प्लांट नाइट्रोजन को एयर से नहीं लेते, बल्कि वो नाइट्रेट की फॉर्म में ज़मीन से लेते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन्स के अंदर होती है, हार्मोन के अंदर, क्लोरोफिल, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, ये सब एसेंशियल फॉर प्लांट, इन सब के अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन मेजर फैक्टर है स्टेम और लीफ की ग्रोथ का। अगर बॉडी में नाइट्रोजन, प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए, टू मच नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो डिले फ्लावरिंग। आपको पता है कि फ्रूट से पहले प्लांट में फ्लावर लगता है, फिर फ्रूट आता है, तो फ्लावरिंग को डिले कर देते हैं, फ्लावरिंग लेट आती है। जब फ्लावरिंग लेट आएगी तो फ्रूट भी लेट हो जाएगा। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कम हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो उसका भी लॉस है। क्या कैन रिड्यूस यील्ड, पैदावार कम हो जाती है। येलोइंग ऑफ द लीव्स, पत्ते जो है वो येलो होकर गिर जाते हैं। एंड स्टंट ग्रोथ रुक जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए वो भी जो है वो उसके लिए डेंजरस है, और लेस हो जाए तो वो भी डेंजरस है। तो उसके लिए बैलेंस होनी चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। मैग्नीशियम की जब तक बात करते हैं, ये भी एक कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट और एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट जो प्लांट बनाते हैं उसके लिए ये यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन। नट ये जो मूंगफली के अंदर वो दाने नहीं होते, या बादाम के अंदर जो दाने होते वो होता है, वो बीज होता है, उसे नट्स कहते हैं। तो उसकी वो बनाते हैं और ग्रोथ, जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करते हैं। अगर ये कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की, तो क्या होते हैं, येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते मुरझा जाते हैं। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, और पत्ते येलो हो जाते हैं। येलो जब हो जाते हैं तो उनके अंदर प्रॉपर वो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो अपनी फूड नहीं बना सकते, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती। फिर आगे जी फर्टिलाइज़र, के फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया फर्टिलाइज़र दो होती हैं। एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो हम ये एनिमल वेस्ट होता है, गोबर होता है जो एनिमल्स का, गाय भैंस का गोबर होता है, या प्लांट्स के जब पत्ते शत्ते गिर जाते हैं नीचे, तो वो जब मिट्टी में मिक्स होते हैं तो वो जो एक मिक्सचर सा बन जाता है, वो भी नेचुरल फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ में बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो जब हम प्लांट्स जो है वो कल्टीवेट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो फर्टिलाइज़र चाहिए होती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्लूड, अब कुछ नेचुरली अकरिंग फर्टिलाइज़र हैं जो, अब देखो ना, जिस तरह रॉक साल्ट है, रॉक फॉस्फेट है, ये जिप्सम या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो है, ये हमें मिलता है, ये चट्टानों से मिलता है। फिर सल्फ़र है और फिर जिप्सम है, ये सारे के सारे ये दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड। इफ़ नाइट्रोजन इज़ द मेन एलिमेंट
दैन दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कहेंगे। और ज़्यादातर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, उनमें डिज़ॉल्व होते हैं, रेडली डिज़ॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक। ये जो नेचुरली अक्रिंग फर्टिलाइज़र हैं, जिन्हें हम जो फर्टिलाइज़र जी हम मैंने बताया आपको कि जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें जैसे जिप्सम है या ये कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ से जो हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं, वो छोटी छोटी वाइट कलर की गोलियाँ सी होती हैं जो इंडस्ट्री में बनती है। उसका फ़ायदा ये है कि वो जो ही आप फेंकेंगे ना उसमें, जब फसल काश्त करने के बाद पानी लगाएंगे तो वो फ़ौरन वो पानी में डिज़ॉल्व हो जाएंगी। गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो पानी में डिज़ॉल्व हो जाएंगी और प्लांट फ़ौरन रूट्स के ज़रिए क्या करेंगे, उनको अब्ज़ॉर्ब करेंगे तो प्लांट को नाइट्रोजन फ़ौरन मिल जाती है। लेकिन जो हमारी फर्टिलाइज़र हैं, ये जो गाय या भैंस के गोबर से या लीव्स से जो फर्टिलाइज़र होती हैं, ये होती तो फ़ायदेमंद हैं कि ये बीमारियाँ नहीं फैलाती, लेकिन ये प्लांट को इनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है प्लांट को अब्ज़ॉर्ब करने में। पहले ये डिकम्पोज होती हैं, फिर वो वाटर के साथ मिक्स होकर फिर प्लांट को अब्ज़ॉर्ब करता है, तो ये ज़रा टाइम टेकिंग है। और वो जो छोटी छोटी गोलियाँ जिप्सम की वो बनी होती हैं जिसके नाइट्रोजन होती हैं, वो फ़ौरन प्लांट अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ऑर्गेनिक वो थी इन ऊपर जो हमने पढ़ी वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं ये ड्राइव होती हैं प्लांट और एनिमल मटेरियल से, और ये कम्प्लेक्स होती हैं और इनको टाइम चाहिए होता है जो है वो प्लांट्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। मैन्योर एंड कंपोस्ट, ये जो खाद होती है ये प्लांट वाली, ये यूज़ होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। तो ये साइल को ड्रेन करती हैं, इरेशन। इससे ये खाद डालें ना, ये जो गाय भैंस की जो है वो प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो इससे प्लांट को जो है वो क्या हवा भी मिलती है, और फिर ये साइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको भी होल्ड करके रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लूज़ नहीं होने देते, और साइल की ड्रेनेज को भी जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इनका फ़ायदा है, इसका नुकसान कोई नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक इसका नुकसान है कि ये थोड़ा टाइम लेता है प्लांट एब्ज़ॉर्ब करने में। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो प्लांट जल्दी ले लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसका जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं कि वो साइल की न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये देखें कि फर्टिलाइज़र को एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करें ना तो ये हमारे माहौल को ख़राब कर देती हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो वो साइल की न्यूट्रिएंट्स जो है उसको इफ़ेक्ट कर देंगे, और क्या करेगा, इकोसिस्टम को जो है वो ख़त्म कर देंगे। और इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, इंक्रीज़ केमिकल न्यूट्रिएंट्स। केमिकल न्यूट्रिएंट्स जब ज़्यादा आ जाए ना इकोसिस्टम के अंदर, ये हमारी जो पूरा सिस्टम है, इर्द-गिर्द हमारी जो जितना भी एरिया से हम इकोसिस्टम कहते हैं उसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम कैन बी एमिटेड फ्राम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो ये जो नाइट्रोजन है जो हम स्टोर करते हैं और अप्लाई करते हैं, ये कहाँ से आती है, ये एमिटेड फ्राम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आ रही होती है। ये एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिस तरह नाइट्रस ऑक्साइड है, अमोनिया गैस है, ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से एमिट होती हैं, जो कि डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए। दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज द एसिडिटी। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द रिप्रोडक्शन रेट। तो अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो पेस्ट जो जरासीम वगैरह हैं या जो जड़ी बूटियाँ हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं, इनका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है। फिर अमोनिया गैस क्रिएट होती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ये इसमें से जो है एमिट होती है, जो कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए डेंजरस है। इसलिए क्या रिकमेंड करते हैं जो ये एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि वो हमेशा वो खाद यूज़ करें जो एनिमल या प्लांट के वेस्ट मटेरियल के ऊपर होती है, उस खाद को यूज़ करें। Excessive amount of organic fertilizers cause environmental problem due to leaching or runoff soluble organic compound। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा यूज़ करें ना तो उससे भी क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो आपकी सॉइल से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इन खाद का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है। इसलिए जब भी कोई क्रॉप या फसल काश्त करता है जो फार्मर है, तो उससे पहले वो साइल को टेस्ट करते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं साइल, जिस तरह ब्लड टेस्ट करने की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो साइल जो मिट्टी है उसको टेस्ट करने की लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। उन लेबॉर्ट्रीज़ में उसको टेस्ट किया जाता है और ताकि पता चले कि नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी जो है वो साइल के अंदर है, ताकि ये नहीं है कि पहले नाइट्रोजन ज़्यादा हो उसमें आप और खाद डाल दें तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होती है। तो नाइट्रोजन फिर जितनी कम होगी उसी हिसाब से फिर वो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो जो है वो सजेस्ट करते हैं कि इतनी जो है वो फर्टिलाइज़र आपने इस सॉइल को या इस ज़मीन को देनी है, जिससे जो उसकी एक तो शार्टेज नहीं होती और फिर उसकी एक्सेस या उसकी ज़्यादती भी नहीं होती, वो बैलेंस रहती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स के बारे में है। फर्टिलाइज़र का फ़ायदा भी है और उसका हैज़र्ड्स नुकसान भी है।
ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। तो ये पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और इनको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखें भी सही इन क्वेश्चन को। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।